राइट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात, इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं और हम कुछ भी पढ़ना शुरू करें, उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखो, ये बैच जो है वो लाइव एट होम है, तो मेरे सामने कोई नहीं है, मेरे सामने कैमरा है और मेरे सामने आपका चैट बॉक्स। आई डोंट बिलीव इन मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है जब वन वे कम्युनिकेशन हो। तो आई एम योर टीचर, राइट। और अगर हमारे बीच में वन वे कम्युनिकेशन होता है लाइक दिस, कि सर बोलेंगे, सर की जिम्मेदारी है बोलना, है ना, और हमारी जिम्मेदारी है सुनना। टीचर विल कीप टॉकिंग एंड वी विल लिसन। ठीक है। तो ऐसा है कि यहाँ किसी तरह का हम प्रवचन तो कर नहीं रहे जो आपको सुनना है। प्रवचन होता जरूर है, पर थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा प्रवचन नहीं होता। तो थोड़ा बहुत प्रवचन होगा, थोड़ी बहुत डांट सुनोगे, बट प्रवचन हमेशा तो नहीं होता। तो आई डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। मोनोलॉग में मैं बिलीव नहीं करता। ठीक है। देयर शुड ऑलवेज बी डायलॉग। क्या होना चाहिए? डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग कहने का मतलब ये है कि चैट के ऑप्शन का एक ही पर्पस है कि आप भी कम्युनिकेट करो। चैट टाइप करने में जो आपका टाइम जाएगा, ट्रस्ट में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके समझ पे, आपके प्रिपरेशन पे और आपके कमांड सब्जेक्ट पे, है ना, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आपको क्या करना है, वी हैव टू मेक अ क्लासरूम लाइक कि हम बिल्कुल आमने सामने बैठे हों, फेस टू फेस में बैठे हों। कुछ ऐसा माहौल होना चाहिए जहां आपका रिप्लाई आते रहना चाहिए। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप उसका जवाब दो, और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको बेधड़क पूछो। तो अब इसी बात पे, अब जितने बच्चे आप क्लास में हो एक बार हाई कर दो। दूसरी बात, पहली बात तो हो गई डायलॉग की। ठीक है। दूसरी बात सुनो। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रूल है अपने क्लास का, एंड दैट इंपॉर्टेंट रूल इज कि आपके पास 100% बैकअप अवेलेबल है। कहने का मतलब इस क्लास को आप कभी भी देख सकते हो। आपकी जो टाइमिंग है वो 7:30 टू 9:30 की टाइमिंग है ना। 7:30 टू 9:30, तो 9 o'clock के बाद मैं आपको कभी भी छोड़ दूंगा। ठीक है। तो 1.5 से 2 घंटे का हमारा क्लास होगा। 1 hour 30 minutes, 1 hour 45 minutes, और किसी दिन 2 hours। इतने का हमारा क्लास होने जा रहा है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो अभी के बाद, बिकॉज 100% बैकअप इज अवेलेबल। बट आपको एक टेंडेंसी रखनी है कि आप बैकअप के भरोसे ना रहो। द रीजन इज वेरी सिंपल, दिस इज फास्ट ट्रैक बैच। नाम ही बैच का क्या है, ये फास्ट ट्रैक बैच है ना। और अगर 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 आप ऐसा करते हैं ना कि चलो अभी नहीं बाद में देख लेंगे, और गलती से एक दिन भी अगर मिस हुआ, बीच में गैप आया, उस कंडीशन में ये आपके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान में रखना है कि हम क्लास को लाइव ही अटेंड करें, राइट, और बाद में बैकअप के चक्कर में ना पड़े। ठीक है। बोलो ओके। डायलॉग बोला ना अभी, पहला रूल क्या है, डायलॉग, राइट। दूसरा रूल कि बैकअप को यूज करना है ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसी। बैकअप को यूज करना है ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसी। जब इमरजेंसी हो तभी बैकअप को यूज करो, अदरवाइज बैकअप को यूज मत। लाइव क्लास में रहो। ठीक है। नंबर 3, रूल नंबर 3, इन दिस बैच आई विल बी असाइनिंग यू लॉट ऑफ होमवर्क। आपको ढेर सारा होमवर्क मिलने जा रहा है, राइट। उन होमवर्क को टाइमली कंप्लीट करने का प्लेज लो, आज के आज, अभी के अभी, कि जो भी होमवर्क मुझे मिलेगा उस होमवर्क को मैं टाइमली कंप्लीट कर लूँ। दिस इज वाइटल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास नोट्स नहीं होगा, समरी नोट्स बनेगा। क्लास नोट्स बहुत ही लिमिटेड होगा, समरी नोट्स बनेगा। आपकी डिपेंडेंसी आपके बुक पे बढ़ेगी। तो ऐसे सिचुएशन में होमवर्क का करना आपके लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि होमवर्क को आप निश्चित रूप से करो। ठीक है। तो फर्स्ट रूल इज डायलॉग, मतलब रिप्लाई करना है। सेकेंड रूल इज बैकअप कब लेना है, ओनली इन इमरजेंसी। थर्ड इज होमवर्क, टाइमली हमें होमवर्क को कंप्लीट करना है। जैसे ही होमवर्क मिला, हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लें अगली क्लास को ज्वाइन करने से पहले। ठीक है। नंबर 4, आप जरा एक बात को समझो। आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है, हम किस पेपर के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो इसका नंबर है पेपर नंबर 6। कौन सा पेपर है ये, पेपर नंबर 6। अब बताओ मुझे, पेपर नंबर 6 में कितने पार्ट्स हैं?
तो आप क्या कहते हो सर, इसमें हमारे पास दो पेपर बनते हैं 6A एंड 6B। आप बता सकते हैं 6A का नाम क्या है और 6B का नाम क्या है? ये गुड ज्ञान है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। आपको लग रहा होगा सर क्या आप कैसी बातें कर रहे हो, ये तो सबको पता है 6A 6B क्या है, और ये एग्जाम में थोड़ी ही पूछेगा। ट्रस्ट मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6A में क्या है हमारे पास? वी से दैट वी हैव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना। क्या है ये? इधर मेरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। और 6B के पेपर का नाम क्या है? 6B के पेपर का नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एंड दैट इज व्हाई इन शॉर्ट वी कॉल इट FMSM। क्या बुलाते हैं इसको? FMSM बुलाते हैं ना। तो 6A इज FM एंड 6B इज SM। शॉर्ट में बुला लिया इसको SM बोल दिया, और इसको क्या कह दिया? इसको FM कह दिया, है ना। सब रिप्लाई नहीं कर रहा है, सब सोच रहा है ये तो छोटी सी बात है, इसमें क्या रिप्लाई करना। क्लासरूम में करते ना आप रिप्लाई? क्या बोला था मैंने? सेम एटीट्यूड रखना है। बेस्ट ऑप्शन क्या है पता है? लैपटॉप पे क्लास देखो, मोबाइल पे चैट ओपन करो, बट रिप्लाई करना है सबको, ठीक है। मुझे सबका रिप्लाई चाहिए। ट्रस्ट मी, आप अगर इसको डायलॉग बनाओगे, आप इसको फुल एंजॉय करोगे, बैच में आपको मजा आ जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जा सकता जिसको आप सॉल्व ना कर सको, राइट। लेकिन उसके लिए आपको एक्टिव रहना होगा, और एक्टिव रहने का मतलब है यू हैव टू इंटरैक्ट विद मी। और आज का क्लास तो वैसे भी इंट्रोडक्शन क्लास है, आज तो कोई सरदर्द मैं आपको दूंगा नहीं, है ना, और आप उसके लिए मेंटली तैयार भी नहीं हो। तो FMSM की हम बात करते हैं, और इस पेपर में आपका टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स पे आपका असेसमेंट होगा? तो दैट इज गोइंग टू बी 100। अब भाई सबसे बड़ा बवाल क्या है, सबसे बड़ा सस्पेंस तो ये है कि क्या क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, है ना। इसका तो कुछ पता ही नहीं है, पहला अटेम्प्ट है। तो आप लोग हो क्रांतिकारी, है ना, क्या हो आप लोग? वॉरियर हो, वॉरियर्स, योद्धा हो आप लोग। आपका जो बैच है ना, आप पहली बार फेस करने जा रहे हो, आप न्यू सिलेबस को, न्यू पैटर्न को, न्यू वे ऑफ असेसमेंट को। चीज़ें काफ़ी बदलेंगी, और वो किस तरह का क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, तो ये एक सस्पेंस है अभी, है ना। वो किस तरह का, किस पैटर्न में वो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनेशन में, ये एक सस्पेंस है अभी, राइट। तो जाहिर सी बात है, आप लोग योद्धा हो, इस युद्ध को आपको जीतना है। तो हम मान के चल रहे हैं भाई 100 मार्क्स का टोटल हमारा टोटल पे असेसमेंट होगा। इसमें आप बता सकते हो वेटेज कितना है 6A और 6B पेपर का? FM कितने मार्क्स का है और SM कितने मार्क्स का है? बता सकते हो आप? क्या बोलोगे? FM कितने मार्क्स का है और SM कितने मार्क्स का है? जानते हैं आप? जल्दी बताओ, क्या बोलोगे? 50 मार्क्स का FM, 50 मार्क्स का SM। दोनों में ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, है ना। FM में भी ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा, SM में भी ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा। लेकिन सर ऑप्शनल को किसने देखा है? हमें तो ये पता है कि भाई 50-50 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और 50-50 मार्क्स के क्वेश्चंस को हमें क्या करना है? सॉल्व करके एग्जामिनेशन में आना है। ऐसा तो नहीं है कि ऑप्शन सॉल्व कर देंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है 100 मार्क्स का टोटल हमारा पेपर है, और इसी 100 मार्क्स पे हमारा क्या होगा? असेसमेंट होगा। सो 50 ईच, 50 नंबर का हमारे को हर एक पेपर में मार्क्स का कवरेज है। नाउ सी, एज फार एज चैप्टर वाइज वेटेज इज कंसर्न, मैं दोनों को की बात कर रहा हूँ, FM की भी और SM की भी। तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। जो असेसमेंट पैटर्न है इंस्टीट्यूट का, उसमें SM में हर एक चैप्टर पे इक्वल वेटेज होता है। हर एक चैप्टर पे क्या होता है? इक्वल वेटेज होता है। लेकिन एग्जाम लेने वालों पे ना कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो एग्जाम लेते हैं ना, जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उन पे कभी भरोसा नहीं करना, क्योंकि एग्जाम लिया ही जाता है बच्चों को छांटने के लिए, चुनने के लिए नहीं। अगर चुनने के लिए एग्जाम लेना होता तो मत लो एग्जाम, सारे बच्चों को पास कर दो। ऐसा तो होता नहीं है। एग्जाम क्यों लिया जाता है? ताकि आप जज कर सको कि भाई कौन सा बच्चा लायक है, कौन सा बच्चा लायक नहीं है ना। तो इस तो छटाई के लिए एग्जाम होती है, तो भरोसा तो हम कर नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है, एक सिंपल सा थॉट, एक सिंपल सा एक कंसेप्शन दिमाग में हम अभी से डेवलप करें, और वो ये है कि दोनों ही सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स जो हैं वो हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट, सारे चैप्टर्स हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब आता है सर ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस पे भरोसा ना करें क्या? FM में पहले किस तरह से सवाल पूछे जाते थे, बहुत सारे यूनिट्स ऐसे थे जहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते थे रेगुलर बेसिस पे। SM का भी आप देखो तो मोर और लेस हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस आते थे, बस कुछ चैप्टर को स्पेशल अटेंशन हमेशा से मिला है। तो क्या हम उस पर ना जाएं? तो जवाब है नहीं, हम नहीं जाएंगे,
राइट। अब ये अटेम्प्ट है हमारा पहला अटेम्प्ट, तो हमें बस ये करना है कि हमें इसको 50 मार्क्स में और इसको 50 मार्क्स में 100% तैयार कर लेना है, ठीक है। व्हाट यू नीड टू हैव अ डेडिकेटेड क्लास नोट्स। गौर करना है, एफएम के लिए भी और एसएम के लिए भी क्या करो, आप एक क्लास नोट्स रखो अपना, और दोनों की एक समरी नोट्स आपकी क्लासरूम में बनती जाएगी। समरी नोट्स क्लासरूम में बनेंगी, दोनों में यू विल गेट अ समरी नोट्स, ठीक है। उस समरी नोट्स में जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उसके अलावा आप अपनी नोटिंग भी कर सकते हैं, और आपको करना ही होगा, क्योंकि बहुत कुछ तो मैं लिखवा नहीं पाऊंगा। यहाँ टाइम का कांस्टेंट होगा, फास्ट ट्रैक बैच है, हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है मैं आपको हर एक चीज़ तो लिखवा नहीं सकता क्लासरूम में। तो आपको क्या करना है कि बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से लिखनी होंगी। मैं बताऊंगा आपको पैटर्न और कहाँ कहाँ किस किस तरह से आप अपने पॉइंट्स की एंट्री करोगे, ताकि ये समरी नोट्स ही आपके लिए क्या हो जाए, सफिशियंट हो जाए। टारगेट हमारा यही होगा, जो समरी नोट्स बनेंगी हमारी दोनों ही पेपर में, वही हमारे लिए क्या हो जाए, सफिशियंट हो जाए, उसी से हमारा काम हो जाए, हमें कोई डिटेल नोट्स पढ़ने की जरूरत ना हो। करेक्ट। 7:30 to 9:30 की आपकी टाइमिंग है, 7:30 to 9:30 की आपकी टाइमिंग है, और आज से आपका बैच जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ये जो डेज की अगर हम बात करें तो मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस चलेंगी, संडे को ऑफ होगा। बताओ, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई सबको? यहाँ क्या नया है सर? इस बैच में फास्ट ट्रैक में आपको 2 बुक पे कमांड करने की टेंडेंसी रखनी है ना। देखो, एक तो ये आपकी ये बुक है, ये एसएम की बुक है ना। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को ये पीडीएफ में मिले, बहुत को प्रिंटेड में मिले, जो भी आपकी आपका प्रायोरिटी रहा होगा उस समय। एंड दिस इज बुक ऑफ व्हाट, एफएम। तो एक बुक हमारी एफएम की है, एक बुक हमारी एसएम की है, और हम पूरी तरह से इस बैच में 100% सिलेबस को कवर करेंगे। तो वी आर गोइंग टू कवर 100% ऑफ सिलेबस, है ना, बोथ एसएम एंड एफएम दोनों में, ठीक है। जो भी आईसीआई का सिलेबस है उसको हम 100% कवर करने जा रहे हैं दोनों ही पेपर में। करेक्ट। तो सबसे पहले अपने अपने नोट्स को आप लोग बाहर निकालें, और नोट्स को बाहर निकाल के आपको करना क्या है, यू हैव टू मेंशन टू थिंग्स। सबसे पहले आपको पता है, ये आप इस पेपर के बारे में एक बात बताऊं, दिस इज द वर्ल्ड्स ईजीएस्ट पेपर, यू नो दैट। ये सबसे आसान, दुनिया का सबसे आसान पेपर है, ये दुनिया का सबसे आसान पेपर है, और ये साबित होने जा रहा है ना। दिस इज गोइंग टू गेट प्रूव्ड, दिस इज द वर्ल्ड्स इजीएस्ट पेपर। ये क्या है, ये दुनिया का सबसे आसान पेपर है। इसका रीजन है, देखो हमारे पास एफएम है और हमारे पास एसएम है। एफएम में टोटल चैप्टर्स होते हैं 5 आपके पास, सॉरी एसएम में, और एफएम में टोटल चैप्टर्स है 9, और एसएम में आपके पास टोटल चैप्टर्स हैं 5। तो देयर आर 5 चैप्टर्स इन एसएम। इससे पहले जो एसएम था उसमें 8 चैप्टर्स हुआ करते थे, ओल्ड वाले में 8 चैप्टर्स हुआ करता था पहले। उस 8 चैप्टर्स को रिड्यूस करके 5 चैप्टर में बदल दिया गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, ये भी मैं बताऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान से सुनना। एफएम में टोटल 9 चैप्टर्स हैं। पहले एफएम में 10 चैप्टर्स हुआ करते थे, एक चैप्टर को हटाया गया, और आपका एफएम कितने चैप्टर का बन गया, 9 चैप्टर का बन गया। अब जरा आप एज्यूम करो कि ये जो 9 चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स में 50 मार्क्स का क्वेश्चन उनको पूछना है। तो अब आप अंदाजा लगा लो कि क्या होने वाला है, राइट। 9 चैप्टर्स में 50 मार्क्स का, तो एक चैप्टर पे कितने का जा रहा है वेटेज ऑन एन एवरेज? आप बोलोगे सर 5-6 नंबर का, 5 से 7 मार्क्स का, राइट। तो क्या क्या अब ये पॉसिबल है कि 10-10 नंबर के क्वेश्चंस लगा के क्वेश्चंस पूछ दिए जाए? आप बोलोगे नहीं, ये अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो करेंगे नहीं कि भाई आप मतलब आधे सिलेबस से ही सवाल पूछा, आधे से पूछा ही नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा है ना। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही हाईली कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एफएम में, हाईली कंसेप्चुअल। क्योंकि जब आप छोटे क्वेश्चंस बनाते हो ना, तो आप किधर जाते हो, आप कॉन्सेप्ट पे जाते हो। सो दैट यू विल बी सीइंग हियर। अब ये 60 नंबर का नहीं है, अब ये कितने मार्क्स का है, अब ये 50 नंबर का है। तो इसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा, राइट। अब हर एक चैप्टर से कैसे सवाल आता है वो उस समय देखा जाएगा। अगर आपने सारे चैप्टर को थॉरोली कवर करके रखा है तो ये आपके लिए कोई चैलेंज नहीं होगा। सेम विल हैपन इन द केस ऑफ एसएम।
एसएम में आपके पास 5 चैप्टर हैं, 50 मार्क्स के क्वेश्चंस अगर आप मान के चलो तो ऑन एन एवरेज एक चैप्टर से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, है ना। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस अगर आपको दिख रहे हैं एक चैप्टर से, तो आप अकॉर्डिंगली अंदाजा लगा लो, है ना। थोड़ा चैलेंजिंग होगा। पहले क्या होता था, 8 चैप्टर थे हमारे पास। अब एक गलत फहमी दिमाग में आएगी, तो सर तो कम हो गया ना सिलेबस मेरा, मेरा सिलेबस कम हो गया। 8 चैप्टर में 50 नंबर था पहले, अब हमारे को सिर्फ 5 चैप्टर में 50 मार्क्स हमारा कवर होगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। आज हमारे बैच को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएम से। तो हेडिंग करिएगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एंड लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पहले देखेंगे सिलेबस और फिर बात करेंगे हम अपने सब्जेक्ट की। इस बैच में पहले हम एसएम को कवर करेंगे, एंड वंस वी आर डन विद द एसएम देन वी विल बी कवरिंग द एफएम। कोई रीजन, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है ना, देयर इज नो एनी स्पेसिफिक रीजन। जो रेगुलर बैच है उसमें हम पहले एफएम कर रहे हैं, बाद में एसएम करेंगे। तो मैंने सोचा फास्ट ट्रैक में क्यों ना पहले एसएम किया जाए, बाद में एफएम किया जाएगा। तो देयर इज नो एनी स्पेसिफिक रीजन, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का वेटेज सेम है। तो हम किस सीक्वेंस में प्रिपरेशन करते हैं इससे कोई फर्क नहीं। अब जरा गौर करो, एक बार सिलेबस को देख लो, है ना। आपने डेफिनेटली इसको स्टडी किया होगा, बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एक बार सिलेबस को जरूर देख लें। तो हम बात कर रहे थे पेपर 6 में, 6 में हमारे पास आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। 6A में हमारे पास है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, जब हम एग्जिस्टिंग की बात करें, मतलब ओल्ड वाला जो हमारा था नवंबर 23 तक, और ये हमारा न्यू वाला है मई 24 तक, और एडिशंस एंड डिलीशंस आपको इस कॉलम में दिखाई देगा, थर्ड कॉलम में। ध्यान से पूरे सिलेबस को देखिए। जब हम आप ओल्ड की बात करते हैं, जैसे नवंबर 23 की अगर हम बात करें, तो टोटल चैप्टर हमारे पास 10 हुआ करते थे, राइट। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, कैपिटल बस्टिंग, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग, डिविडेंड एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इस तरह से आपके पास टोटल 10 चैप्टर्स हुआ करते थे, ठीक है। न्यू सिलेबस में सबसे पहले क्या हुआ कि रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग, ये चैप्टर रिमूव हो गया। दिस चैप्टर इज कंप्लीटली रिमूव्ड। अब जैसे ही ये चैप्टर रिमूव होता है तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स रह जाते हैं 9। रिस्क एनालिसिस वाला चैप्टर क्या हो गया, हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया। तो टोटल चैप्टर हमारे पास कितने रह गए, अब 9 चैप्टर्स रह गए। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, कैपिटल बस्टिंग, डिविडेंड एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, राइट। तो टोटल हमारे पास क्या हो गया, 9 चैप्टर्स हो गए। अब इन चैप्टर्स में क्या क्या चेंजेस हैं, एक नज़र देख लो। अभी फिलहाल जो पहला चैप्टर है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में भी कंटेम्परेरी सोर्स में थोड़ा एडिशन है, खास मायने नहीं रखता। क्रिटिकल है तो ध्यान में रखेंगे। चैप्टर नंबर 3 रेशियो एनालिसिस में किसी तरह का चेंज, आपको स्ट्रक्चरल चेंज नहीं मिलेगा। 2 क्वेश्चन ऐड हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जो आपके स्टडी मैट के बिल्कुल लास्ट में होता है चैप्टर के। वहाँ 2 क्वेश्चन ऐड हुए हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमारे पास EIR मेथड हुआ करता था, उसको हटा दिया गया और एक क्वेश्चन को ऐड किया गया, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 7। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे को 3 क्वेश्चन को ऐड किया गया, कुछ भी और स्ट्रक्चरल चेंज आपको देखने को नहीं मिले। लीवरेज में एक क्वेश्चन को ऐड किया गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में एक क्वेश्चन को ऐड किया गया। तो ये अगर आप देखो चैप्टर 1 टू चैप्टर 7, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत दिखेगा कि क्वेश्चन का एडिशन है और एक कॉन्सेप्ट का एडिशन है, दैट्स इट। डिविडेंड डिसीजन की अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज किया गया है ना। इसमें जैसे ग्राहम डॉट मॉडल को जो है ना उसको चेंज किया गया, लिंडर मॉडल रिपोजिशनिंग को इंक्लूड किया गया, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ऑफ गॉर्डन मॉडल इज एडेड। तो फ्यू थिंग्स आर एडेड, फ्यू थिंग्स आर रिमूव्ड, है ना। ग्राहम डॉट को क्या किया गया, रिमूव किया गया। अब PP1 रिमूव किया गया क्योंकि वो इसी पे आधारित था, और 2 क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ थोड़ा बहुत आपको चेंज दिखेगा, वो भी कंसिडर। बहुत ज़्यादा चेंज आप बोलोगे ऐसा कुछ नहीं है, इस चेंज को कवर ना करना इससे कोई खास फर्क आपकी प्रिपरेशन पे पड़ने वाला नहीं है। वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें तो वर्किंग कैपिटल में हमारे पास यूनिट 1 में कोई चेंज नहीं है, 2 में कोई चेंज नहीं है, 3 में कोई चेंज नहीं है, 4, 5 में कोई चेंज नहीं है। यूनिट 6 जो है हमारा, उसमें से जो मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस था टंडन कमेटी का, इसको हटा दिया गया, यहाँ तो रिमूव ही हो गया, और एक न्यूमेरिकल ऐड हुआ है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 14। तो अगर आप देखो इसमें, तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस FM में दिखाई नहीं देंगे, है ना। FM में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, उन क्वेश्चंस को निश्चित रूप से कवर करना है, राइट। उनके आने की प्रोबेबिलिटी जाहिर सी बात है कंपेयर टू अदर
विल बी हाई। नाउ टॉक अबाउट द पेपर 6B। हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं, इसीलिए हम इसी पे ज़्यादा बातें करेंगे अभी। पेपर 6B इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये क्या है मेरा? ये मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, सॉरी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। ये हमारा क्या है? ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। 6B क्या हो गया मेरा? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब देखो, एडिशंस के लिए मैं यूज करूंगा ए, ठीक है, ध्यान से समझ लो। एडिशन के लिए मैं यूज करूंगा ए, एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट के लिए मैं यूज करूंगा ई। रिलेशन से हमें क्या मतलब? एडिशन में आपको ए से दिखाऊंगा, एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट में आपको ई से दिखाऊंगा। एग्जिस्टिंग का मतलब हुआ जो पहले भी था, एडिशन का मतलब हुआ जिसको ऐड किया गया, जो कुछ नया हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है। इस लिस्ट में सारे मेजर टॉपिक्स हैं, हालांकि कुछ माइनर टॉपिक एक आध इधर उधर हो गया हो तो माइंड नहीं करने का उसको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? और सब चैट पे एक्टिव रहेगा, है ना? चैट से एग्जिट नहीं करने का, चैट से एग्जिट नहीं करने का। चैट से एग्जिट करोगे तो फिर प्राइज वाले क्वेश्चन का क्या होगा? प्राइज वाले क्वेश्चन में क्या करोगे? फिर रिप्लाई नहीं कर पाओगे, लेट रिप्लाई करोगे, दूसरे बच्चे जीत जाएंगे। चैट पे क्या रहने का? एक्टिव रहने का, तभी तो प्राइज वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कितने मार्क्स का ये हमारा? ये 50 मार्क्स का है, और इसी से हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी हमारा प्राइम फोकस इसी पे रहेगा। एफएम के बारे में जितनी बातें करनी थी हमने कर ली, जब एफएम पढ़ेंगे तब देखेंगे। 50 मार्क्स का ये हमारा क्या है? पेपर है, ठीक है। और कम से कम जो हमारा टारगेट होना चाहिए, दैट शुड बी 45 प्लस। अब जो जो एफएमएसएम पेपर है ना, इस एफएमएसएम पेपर में, एफएम में यू कैन टारगेट 50 आउट ऑफ 50, एंड दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये किया जा सकता है। एसएम में हमें 45 के आसपास रहना है, तो एफएमएसएम में यू कैन टारगेट समथिंग अराउंड 95 प्लस, एंड दिस कैन बी अचीव। ये अचीवेबल है, थोड़ा चैलेंजिंग जरूर है लेकिन अचीवेबल है। और 45 आप आसानी से एसएम में अचीव कर सकते हो, बशर्ते आपको एक रूल को दिमाग में रखना है कि एसएम में आपका सीसी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ यू हैव टू वर्क ऑन कंटेंट एज वेल। अगर आपके आंसर्स सही हैं, अगर आपके आंसर्स सही हैं, आपका प्रेजेंटेशन सही है, अगर आपने जो बोला है वो तो कॉपी चेक कर रहा है उसको समझ में आ रहा है ना, इन दैट केस सर्टेनली यू विल गेट योर मार्क्स। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो चाहिए ही चाहिए, और साथ ही साथ आपका कंटेंट पे कमांड होना चाहिए। अब देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा वो होता है कि जिसने किसी चीज़ को समझा, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपने सुना, आपने समझा, तो आप लिख सकते हो, है ना। आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे, और जब आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो आपके नोट्स से, आपके बुक से वो मैच कर जाएगा। एंड देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जिनका कंटेंट पे इतना कमांड नहीं होता। आपने सुना, आपने समझा तो जरूर, लेकिन जब आप एक्सप्रेस करने जाते हैं उसको, तो आप अपने थॉट को वर्ड्स में एक्सप्रेस करने में आपको डिफिकल्टी फील होती है, एंड यू फेल टू राइट अप्रोप्रिएट। तो आपको ये देखना है कि भाई आप किस कैटेगरी में हो, क्या आपको लिखने में दिक्कतें आती हैं, और अगर आती हैं तो जेन्युइनली उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई मेरे को लिखने में दिक्कत आती है, एंड उसका एक ही सोल्यूशन है, एंड द सोल्यूशन इज द प्रैक्टिस। सोल्यूशन इज टू डेवलप कंटेंट, सोल्यूशन इज टू कि कैसे हम अपने थॉट को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सके, कैसे हम अपने थॉट को लिख सके। एंड दैट इज वाई एसएम में ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है, और जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है आप उसको कंटेंट में कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं, आप उसको लिख पा रहे हो या नहीं। अल्टीमेटली एग्जाम देना है आप, तो आप लिखोगे वही मायने रखेगा, उसी पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो दोनों पे हमें क्या करना है? इक्वल कंसंट्रेशन रखना है, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करनी है कि मेरा कंटेंट भी बहुत स्ट्रांग हो और मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसको, इस रूल को अगर हमने फॉलो कर दिया तो इजीली वी कैन रीच 45 प्लस। अब प्रीवियस क्या था, ओल्ड एसएम की बात करें तो ओल्ड एसएम में हमारे पास टोटल 8 चैप्टर्स थे, जबकि न्यू एसएम में हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला रेड फ्लैग यही है। सबसे पहला रेड फ्लैग मैं इसको क्यों कह रहा हूं आपको, कि आप इसको गलती से भी ये मत सोच लेना कि अब तो ये बहुत इजी हो गया, पहले तो मेरे को 8 चैप्टर पढ़ना पड़ता था, अब तो मुझे सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ये सबसे पहला रेड फ्लैग है ना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको, क्योंकि इन्हीं 8 चैप्टर को इन 5 चैप्टर्स में रीऑर्गेनाइज किया गया है। तो सिलेबस का जो आपका विड्थ था, जो सिलेबस का आपका स्ट्रेंथ था, वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, गलतफहमी में नहीं आना। और अगर कुछ एनवायरनमेंट वगैरह डाल दिया गया है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये इजी हो गया है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस वहाँ से पूछे पूछे जा चुके हैं इनफैक्ट, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, पहले ऐसा ही कुछ था।
बाद में जाके इसको 8 चैप्टर में बांटा गया था। और जो चीज़ें आज लाई गई हैं वो पहले भी पढ़ाया जाता था। जब ITSM हुआ करता था उस समय SM का सिलेबस कुछ ऐसा ही था, और उसी को सिलेबस को फिर से लाया गया, और उस समय के क्वेश्चंस बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते थे। तो हमें ये गलतफहमी नहीं पालनी सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, कि मेरे लिए SM बहुत ईजी होगी, क्योंकि गलतफहमियां जो होती है ना वो कहीं ना कहीं हमें डैमेज ही करती है। हम ये मान के चलेंगे कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना डिफिकल्ट मेरा 8 चैप्टर का सिलेबस था उतना ही डिफिकल्ट मेरा 5 चैप्टर का सिलेबस है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया। अब जो पहला चैप्टर है दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इस चैप्टर में आप SM के बारे में सीखोगे, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, है ना। तो आप यहाँ स्ट्रैटेजी के बारे में सीखते हैं, आप इस चैप्टर में मैनेजमेंट की बात करोगे, आप इस चैप्टर में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करोगे, तो यू विल गेट द इंट्रोडक्शन ऑफ SM। दिस इज एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट, पहले भी था अभी भी है। मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, दिस इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ SM, एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू सिस्टम। नाउ अब जरा देखना, ये पहले फर्स्ट चैप्टर में नहीं होता था, ये पहले फर्स्ट चैप्टर में नहीं हुआ करता था, और ये ऐड हुआ है। ये क्या हो गया है, ऐड हुआ है। वैल्यू सिस्टम पहले नहीं था इस तरह से, बाकी कॉन्सेप्ट एग्जिस्टिंग है, बट इस चैप्टर में पहले नहीं होते थे, फर्स्ट चैप्टर में। उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें बस ये देखना है कि एग्जिस्टिंग है या नहीं है। आपने अगर पहले पढ़ा हुआ है SM, तो आपने कहीं भी पढ़ा हो, आपको तो पता है ना स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है। बट देखो बुनियादी बदलाव आ गया। पहले जब हम स्ट्रैटेजिक इंटेंट को पढ़ते थे तो हम देखते थे विजन मिशन होता है हमारे पास, बिजनेस डेफिनेशन होते हैं, है ना, उसके बाद गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते थे। बिजनेस ऊपर होता था विजन मिशन, फिर होता था बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल, और फिर आता था गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब वो हट के आ गया विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू सिस्टम। तो स्ट्रक्चर ही क्या हुआ, कॉन्सेप्ट का बदल गया। अब हमें यहाँ केयरफुल रहना है, क्योंकि हमने तो पढ़ा हुआ है। अगर मान लो किसी ने पढ़ा हुआ है आप में से SM, तो उसने तो पढ़ा हुआ है कि मेरे को तो पता है कि भाई ऐसा 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 होता है। मतलब अगर स्ट्रैटेजिक इंटेंट की बात करें तो विजन है, मिशन है, बिजनेस डेफिनेशन है, बिजनेस मॉडल है, फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। बट अब ऐसा नहीं है, थोड़ा सा क्या हो गया, बदलाव आ गया। तो ये इसमें क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, और इस कॉन्सेप्ट को उठा के इन्होंने फर्स्ट चैप्टर में डाल दिया। स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक पॉइंट को ऐड कर दिया गया जो इंटर रिलेशनशिप की बात होती है, और इंटर रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि आपने पहले नहीं पढ़ा था। नेटवर्क रिलेशनशिप लेवल्स में आपको दे दिया गया है यहाँ, नेटवर्क रिलेशनशिप, इसको ऐड कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क रिलेशनशिप आपने पहले नहीं पढ़ा था, लेकिन आपने इस फॉर्मेट में नहीं पढ़ा। कंटेंट नया है, पढ़ाने का तरीका नया है, कॉन्सेप्ट नया है, और अगर आपने पहले SM पढ़ा है तो आपने इसको भी निश्चित रूप से पढ़ा हुआ होगा। तो ये एक एडिशन आपको फर्दर यहाँ देखने को मिलेगा। लिस्ट में नहीं है, मैंने कहा था छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, कोई लिस्ट में ना। वंस यू आर डन विद द चैप्टर 1, देन वी गो फॉर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। और स्ट्रैटेजिक एनालिसिस जब हम करते हैं, जब हम एनालिसिस करते हैं, अभी आप सीखोगे तो एनालिसिस में हमारे पास, हम अपने एनवायरनमेंट को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल में। तो जो सेकेंड चैप्टर है, देयर वी स्टडी द एक्सटर्नल एनालिसिस। हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी किया, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पहला टॉपिक आएगा आपका स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट। इश्यूज टू कंसीडर फॉर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है। स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, माइक्रो एंड मैक्रो, ये एडिशन है, ये नया आ गया, है ना, ये पहले नहीं था। माइक्रो एंड मैक्रो का इंट्रोडक्शन आपको यहाँ क्या मिलेगा, एडिशन मिलेगा। पेस्टल एनालिसिस इज एडिशन। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस, अब ये जो है ना, ये मिक्सचर है, इसमें पहले के भी कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ नई चीजों को भी जोड़ा गया है। अब आप इसको E+A बोल दो। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस पहले किस नाम से होता था, ग्लोबलाइजेशन के नाम से होता था, इस नाम से होता था ग्लोबलाइजेशन। तो ये वाला पार्ट जो है ये तो एग्जिस्टिंग है, ऐसे सोचो, ये वाला पार्ट तो एग्जिस्टिंग है, लेकिन कुछ एडिशन हुआ है, जैसे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, इसको क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। अब देखो, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री। प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री ऐसा नहीं, हम पहले नहीं समझते थे, पहले भी समझते थे प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री को, बट यहां प्रोडक्ट का विस्तृत जानकारी आपको दिया गया है। कहने का मतलब काफी कुछ प्रोडक्ट में ऐड हो गया है, काफी कुछ प्रोडक्ट में ऐड हो। एंड देन यू हैव टू स्टडी अबाउट द इंडस्ट्री एज वेल। और यहाँ PLC है और वैल्यू चेन एनालिसिस है। PLC और वैल्यू चेन एनालिसिस एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है, पहले भी था, है ना, दिस इज एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट, ये पहले भी था, लेकिन प्रोडक्ट को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। एंड प्रोडक्ट के बारे में आपको पढ़ना है, प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको स्टडी करना है। इंडस्ट्री एनवायरमेंट एनालिसिस, in this we have 5 forces model, existing concept.
अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री, एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट. एक्सपीरियंस कर्व, एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट. वैल्यू क्रिएशन, एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट. लेकिन अब एक बात को हमें और भी ध्यान में रखना है कि क्या पुराने नोट्स काम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं क्या हुआ है, जो कंटेंट है उसको भी चेंज किया गया है, और जहां कंटेंट बदल गया तो पुराना कंटेंट काम ही नहीं करेगा. अगर हम पुराना कंटेंट लिखेंगे तो हमारा आंसर सजेस्टेड से मैच ही नहीं करेगा, राइट. तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि भाई भले ही पुराना कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो है मेरे पास, बट वी हैव टू वर्क ऑन कंटेंट अगेन, है ना. जो थियरी पार्ट है उस पर मुझे फिर से काम करना होगा और मुझे फिर से थॉरली बुक को पढ़ना होगा. मार्केट एंड कस्टमर, नाउ दिस इज समथिंग विच इज न्यू. तो आप मार्केट के बारे में पढ़ोगे, कस्टमर के बारे में पढ़ोगे, कस्टमर एनालिसिस पढ़ोगे, कस्टमर बिहेवियर पढ़ोगे. अच्छा, मार्केट, कस्टमर, कस्टमर एनालिसिस, कस्टमर बिहेवियर हम पहले भी पढ़ते थे, बट ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं पढ़ते. इंट्रोडक्शन मिलता था आपको, दैट्स इट. क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, अब पूछे जा सकते हैं. सो दिस इज एन एडिशन. कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एंड KSF, दोनों ही एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना. ये पहले भी था, है ना, बस चैप्टर का फर्क है, रीऑर्गेनाइज हुआ है. तो आप देखो, मेजॉरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर व्हाट, एग्जिस्टिंग. तो 1 2 3 4 5, 2 चैप्टर मिला के आपको सिर्फ 6 एडिशन दिख रहा है ना. बाकी सारे कॉन्सेप्ट क्या है आपके, एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बट अलग अलग चैप्टर में थे, अलग अलग फॉर्म में थे. तो इसको लेके थोड़ा सा सतर्क रहना है. देन वी गो फॉर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, इंटरनल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल के बाद किस पे गए, इंटरनल एनवायरनमेंट पे गए. हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड द की स्टेक होल्डर, मेंडलोज मैट्रिक्स. दिस इज एडिशन एंड हाईली इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम में 24. जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको तो वैसे भी मैं हाईलाइट करूंगा ही. ट्रिपल स्टार कर दिया तो समझ जाओ बस हो गया. ट्रिपल स्टार कर दिया तो समझ जाओ बस हो गया. स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स, इंडस्ट्री एंड मार्केट, एनालाइजिंग इंडस्ट्री एंड मार्केट, कस्टमर्स, प्रोडक्ट, सर्विस, चैनल्स, है ना. इसमें बहुत कुछ नया है ना, मजेदार, बहुत कुछ नया है, राइट. बहुत मजा आने वाला है आपको पढ़. मिनी MBA है ये देखा जाए तो बहुत कुछ है. मिनी MBA कहना गलत है ना. MBA तो 2 साल का कोर्स होता है, बहुत कुछ होता है, राइट. बट अगर आप स्ट्रैटेजी में, अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में अगर आप स्पेशलाइजेशन की बात करो ना, तो आपका सिलेबस काफ़ी है. मतलब सिर्फ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें, यू विल गेट ह्यूज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट, बिजनेस एंड इंडस्ट्री. कॉन्सेप्ट जो ऐड किए गए ना वो भी बड़े रेलेवेंट है. रोल ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी, एग्जिस्टिंग था. क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी, एग्जिस्टिंग था. है ना. याद करो, पहले ये हमारे पास होता था चैप्टर नंबर 2 में, अगर आपने पढ़ा हो तो. नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना. अब जो पहली बार पढ़ रहा है तो फास्ट ट्रैक में क्यों है ना. पहले ये मान के चल रहा है आप सबने एक बार पढ़ा हुआ है, ठीक है. पहली बार पढ़ने वाला फास्ट ट्रैक में तो होगा नहीं. कंबाइनिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस, तो ये हमारा SWOT एनालिसिस है, एग्जिस्टिंग है, पहले भी पढ़ चुके हैं, बट फॉर्मेट बदल गया है ना, तरीका बदला है बस. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एग्जिस्टिंग है, पहले हमने पढ़ा हुआ है, अलग तरीके से पढ़ा था. कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज, एग्जिस्टिंग है. स्ट्रैटेजिक एग्जिट, अब ये स्ट्रैटेजिक एग्जिट करके हमारा हेडिंग नहीं था, हमारा हेडिंग तो कुछ और था, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, याद आया आपको. अब यहां टर्म क्या आ गया, स्ट्रैटेजिक एग्जिट. अब मैं यही कह रहा था, मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि हमें बड़ा कॉशियस रहना है. हमें क्या कॉशियस रहना है, जब क्वेश्चंस पूछेंगे वो तो नए हेडिंग्स को यूज करेंगे, और जब वो नए हेडिंग्स को यूज करेंगे तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा ना कि हम फंस जाए. अब पूछा स्ट्रैटेजिक एग्जिट बताओ, हम बोलेंगे क्या होता है ये, हमें तो मालूम नहीं. और मैंने पूछा टर्न अराउंड बताओ, आप बोलो ये तो हम जानते हैं. टर्न अराउंड, नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर देना, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना. तो इसको लेके हमें बहुत केयरफुल रहना है. देन वी हैव स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस. देखो, स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस में हमारे पास एनसॉफ्ट प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स है, ADL मैट्रिक्स है, BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स है, और GE मैट्रिक्स है. ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है. तो ऑल कॉन्सेप्ट्स आर व्हाट देयर. लेकिन अब स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस करके हमने नहीं पढ़ा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, है ना, कुछ खास फर्क इससे नहीं पड़ेगा. तो आप देखो, चैप्टर नंबर 3 जो है आपके पास, उसमें 1 एडिशन है, 2 एडिशन है, और चैप्टर नंबर 4 में जो है आपके पास कोई एडिशन नहीं है ना. बट हाँ, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि थियरी में कहीं 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 आपको चेंजेस दिखाई देंगे, है ना. कंटेंट को लेके हमें क्या रहना है, केयरफुल रहना है. कोई वजह मत दो फेल करने का, कोई वजह मत दो कि वो हमारे मार्क्स को कट करे, राइट. ये मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, मेहनत कर ही रहे हो तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लो, ताकि वो हमारे मार्क्स को कट ना कर पाए. लास्ट चैप्टर है इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन. तो ये चॉइस था मेरा. देखो,
सिलसिलेवार तरीके से है। पहले इंट्रोडक्शन ले लिया, फिर एक्सटर्नल को एनालाइज कर लिया, फिर इंटरनल को एनालाइज कर लिया, फिर स्ट्रैटेजिक चॉइसेस मतलब स्ट्रैटेजी बना ली। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद उसे क्या करना होता है, हमारे को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो लास्ट चैप्टर आया स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो हियर वी हैव द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस आ जाएगा, स्टेजेस आ जाएंगे, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन आ जाएगा, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन आ जाएगा, इनके बीच का रिलेशनशिप, इनके बीच का लिंकेज, इनके बीच का डिफरेंसेस, इनके इश्यूज, ये सब एग्जिस्टिंग है, ये सब एग्जिस्टिंग है। और ये सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप देखो ना, तो चैप्टर नंबर 6 को डोमिनेट कर गए आप। मेजॉरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट आप यहाँ क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कॉन्सेप्ट यू आर कवरिंग टू दिस ओनली वन टॉपिक। चैप्टर 6 में ये हुआ करता था। स्ट्रैटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रैटेजिक, अच्छा ये जो चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, दिस इज एडिशन, ये नया है, ये पहले नहीं होता था। लेकिन स्ट्रैटेजिक चेंज, कर्ट लेविन चेंज प्रोसेस, ये जो है दो टॉपिक, ये आपका एग्जिस्टिंग है। लेकिन उसके बाद हाउ डज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्क, दिस इज न्यू। एंड चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां आपको दोनों का कॉम्बिनेशन दिखेगा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर न्यू and lot of things which are existing. Organizational framework, concepts, organizational structure, organizational culture, याद करो ये सब existing, पहले भी आपने पढ़ा, अलग तरीके से पढ़ा था। Strategic leadership, leadership roles, responsibilities and approaches existing है। Transformational and transactional, दो approaches हम पढ़ा करते थे। Strategic control, concept, type of control existing है। Strategic performance measures, this is addition। पूरा का पूरा टॉपिक क्या हुआ है, ऐड हुआ है। तो आप देखो कितना एडिशन आपको दिख रहा है। 25% बोल दें, 25% बोल दें या 20% बोल दें, आपका क्या कहना है? अरे कुछ जवाब तो दो। हो गया क्या तुम लोग? प्रवचन बना देते हो, मतलब बाबा जी प्रवचन दे रहे हैं, बच्चे लोग सुन रहे हैं। बाबा जी प्रवचन दे रहे हैं, बच्चे लोग सुन रहे हैं, ऐसा करोगे? प्रवचन से याद आया, है ना? आप लोग बताओ आपके क्या विचार हैं? पहले तो ओके ओके कर दो सब, ताकि पता चले कम से कम सुन तो रहे हो। ये है बालक आपका एसएम। आइडिया मिल गया ओल्ड और न्यू का, है ना? डेफिनेटली मिल गया होगा। आपने देख लिया क्या क्या एडिशन है, क्या क्या एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो हम मोर और लेस वी कैन से हाँ 25% का तो हमारे को अफेक्ट दिख रहा है, 25% का तो अफेक्ट दिख रहा है। बहुत कुछ हटा भी है सर, हाँ कुछ टॉपिक हटे भी है ना? कुछ पुराने टॉपिक्स क्या हुए, हटे भी है, और बहुत सारे नए टॉपिक ऐड भी हुए, राइट? तो दिस इज, ये आपका एसएम का पूरा बालक स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसके बाद ध्यान दो, जो मैंने आपको, जैसे मैंने शो किया था, आपको बुक मिल गई होंगी, नहीं मिली तो आपको कल तक बुक मिल, ठीक है? हाँ ऑलमोस्ट 25% हम मान के चलें, है ना? 20 to 25% का एडिशन हमारे को दिख रहा है साफ साफ। कंटेंट का कहीं कहीं हेर फेर है, तो जहाँ जहाँ कंटेंट का हेर फेर है उसमें मैं आपको गाइड करता हुआ चलूंगा, तो उसकी आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, है ना? जरा सी चिंता नहीं करनी कि कंटेंट कैसे बिल्ड होगा सर, तो डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल। तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, है ना? ये चैप्टर इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बताओगे? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। परिचय किसका? एसएम का। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, इसी के बारे में इस चैप्टर में हम बात करते हैं। टॉपिक्स आपने देखा है कि हमारे को क्या क्या पढ़ना है, एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? चैप्टर 1 देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो वी हैव टू स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन टू एसएम। एसएम क्या होता है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ एसएम, ठीक है, पार्ट है। स्ट्रैटेजी क्या होता है, एसएम के क्या इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस हैं, स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजिक लेवल्स कितने होते हैं, और नेटवर्क रिलेशनशिप क्या होता है लेवल्स में। दिस इज योर टॉपिक, है ना? और वो जो एसएम फॉर प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट था, वो क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। चैप्टर 1 में एक टॉपिक होता था ना, एसएम फॉर प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट, उसको क्या कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, ठीक है? चलो स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। अब इससे पहले कि हम शुरू करें, हालांकि मैं आपको हर एक चैप्टर में शो करूंगा, बट आप सबसे पहले इस बात को समझो कि एसएम में होने क्या वाला है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या होने वाला है, ताकि हम मेंटली क्या रहें, उस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार रहें, है ना? ऐसे में क्या होने वाला है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना? वो सैम्पल क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने दिया होगा ना,
है ना, कुछ सोच के ही दिया होगा। जाहिर सी बात है, जो उनके उनके दिमाग में खुराफात चल रहा है उसी के हिसाब से उन्होंने सैम्पल क्वेश्चन दिया होगा। पहले सैम्पल क्वेश्चन, सर हम कुछ नहीं जानते चैप्टर 1 के बारे में, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, थोड़ा बहुत तो जानते होगे, नहीं जानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ही पढ़ो पहले। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, आंसर बाद में तैयार कर लेंगे, ठीक है? क्वेश्चन तो समझ ही सकते हैं पढ़ के, है ना? अंग्रेजी टू हिंदी मैं कर दूंगा, फिर तो समझ में आ जाएगा। आ जाओ। देखो, पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने यहाँ देख रखा है वो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। अब कुछ चैप्टर में आपको एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिखाई देगा, अच्छा खासा नंबर ऑफ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस दिखाई देंगे। कुछ कुछ चैप्टर में आप देखोगे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस कम है। तो आप इससे बहुत आसानी से आइडिया लगा सकते हो कि किन चैप्टर से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते। वन लाइनर केसेस का डिमांड हो सकता है, वन लाइनर केसेस का यूज बढ़े, वन लाइनर स्टेटमेंट का यूज हो सकता है बढ़े, और एसएम में वन लाइनर हमेशा से पूछा जाता है। पिछले अटेम्प्ट में भी था क्वेश्चन, हर एक अटेम्प्ट में एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो वन लाइनर डालते हैं और फिर बोलते हैं कि बताओ ये सही गलत है, आपके क्या विचार है और आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हो या नहीं करते। और जब कोई वन लाइनर स्टेटमेंट डाल के उसके बारे में कमेंट करने को बोल दिया जाए ना, तो दैट इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, दैट बिकम्स वेरी ट्रिकी। लाइकवाइज अगर केस सिनेरियो पूछा जाता है, पढ़ते वक्त क्या होता है कि आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, अभी हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, तो अगर आप केस सिनेरियो को सॉल्व करने बैठोगे ना, तो आप यूं सॉल्व कर दोगे, यूं। पता है क्यों? क्वेश्चन पढ़ते ही आप बता दोगे आंसर क्या होगा, पढ़ने के बाद देखना, आप ट्राई करके देखोगे ही। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि ये क्वेश्चन चैप्टर 1 का है, और जैसे ही आपने चैप्टर 1 के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, तो आप तो फटाक से बता देते हो कि अरे इस सवाल का जवाब तो ये है। लेकिन एग्जाम में ये थोड़ी पता होता है कौन से नंबर का क्वेश्चन किस चैप्टर से। एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारी बातें दिमाग में आने लगती, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये जितने ज़्यादा मल्टीपल थॉट्स आते हैं ना दिमाग में, ये कंफ्यूज करता है, और फिर उस समय सिलेक्शन में दिक्कत आनी शुरू, और हम क्या करते हैं, गलत ऑप्शन कर लेते हैं, गलत तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो केस सिनेरियो का ये प्रॉब्लम होता है। हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो चिंता मत करो। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 2, क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 हमारे पास क्या है, केस सिनेरियोज हैं चैप्टर 1 में। और किस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो बड़ा बेसिक क्वेश्चंस है। जैसे कह रहे हैं मिस्टर राज हैज हायर्ड एज अ सीईओ ऑफ XYZ लिमिटेड FMCG कंपनी। व्हाट इज FMCG? कौन बता सकता है? दैट हैज डाइवर्सिफाइड इनटू अफोर्डेबल कॉस्मेटिक्स। FMCG है, डाइवर्सिफाई किया अफोर्डेबल कॉस्मेटिक्स में। द कंपनी इंटेंड्स टू लॉन्च फील गुड ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक्स। XYZ wishes to enrich the lives of people with its product that are good for skin, are produced in ecologically beneficial manner using herbal ingredients. Draft vision and mission statement that may be formulated by Raj. क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आपसे? ये कुछ नहीं कह रहा है ना? इन्होंने कंपनी के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दी और बोला क्या आप क्या करो, आप ड्राफ्ट कर दो मेरे को क्या, विजन एंड, क्या ड्राफ्ट करो, विजन एंड मिशन को ड्राफ्ट करो। ड्राफ्ट विजन एंड मिशन स्टेटमेंट दैट मे बी फॉर्मुलेटेड बाय। अब जिसको विजन के एसेंशियल्स मालूम है, जिसको मिशन के गाइडलाइंस मालूम है कि मिशन स्टेटमेंट को कैसे फॉर्मुलेट करना चाहिए, वही सही स्टेटमेंट लिख पाएगा और उसी के हिसाब से आपकी क्या होगी, मार्किंग होगी। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप क्या बोलोगे? सर कोई भी बच्चा जो विजन मिशन के बारे में थोड़ा सा भी जानता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, करेक्ट, कोई भी बच्चा जो विजन मिशन के बारे में थोड़ा सा भी जानता है वो तो लिख देगा, स्टेटमेंट ही तो लिखना है, इतना आसान क्वेश्चन। तो बालक मुझे एक बात बताओ, आप क्या क्या अगर 2 बच्चा है, एक का नाम राम है, एक का नाम 3 बच्चा है, एक का नाम मोहन है, एक का नाम सोहन है। राम जो है उसे सब कुछ पता है विजन के बारे में, वो जानता है कि विजन के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, विजन के एसेंशियल्स क्या होते हैं, विजन में क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। और राम जानता है कि मिशन का गाइडलाइन क्या है, मिशन लिखते वक्त हमारे को क्या रूल फॉलो करना चाहिए। राम के पास कुछ कंपनी के विजन मिशन के एग्जाम्पल्स भी दिमाग में है, जबकि श्याम और मोहन के पास, श्याम के पास उससे थोड़ी कम जानकारी है, मोहन को कुछ नहीं पता, लेकिन विजन ही तो लिखना है, लिख डालो 2 लाइन में। तो क्या तीनों की मार्किंग सेम होगी या तीनों के मार्किंग में फर्क आ जाएगा? आज आपका इंट्रो लेक्चर है बालक, आपको यही समझना है। अक्सर अक्सर देखोगे बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया था, मैंने तो सारे क्वेश्चंस लिखे थे, मार्क्स क्यों नहीं आया? तो हमें ये देखना होगा ना कि कहीं हम मोहन और श्याम और मोहन की तरह तो नहीं कर रहे, या हम राम की तरह कर रहे हैं। अगर हम श्याम एंड मोहन की तरह कर रहे हैं तो लिख के तो हम भी आ रहे हैं, हमारे को मार्क्स नहीं मिल रहा, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि विजन तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन वो विजन सही होना चाहिए ना, वो विजन करेक्ट होना चाहिए ना, वो विजन सारे पैरामीटर पे खड़ा उतरना चाहिए ना।
अगर आपका विजन स्टेटमेंट आपने लिखा उसमें दम ही नहीं है तो आपको मार्क्स मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना. सो दैट इज व्हाई आई से कि क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट एंड देन बेस्ड ऑन दैट ट्राई टू बिल्ड व्हाट कंटेंट. लाइकवाइज आप देखो आपके पास 5 क्या है यहाँ. सबसे पहले हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन है? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है. देन वी हैव द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना. ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको क्या मिलेंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे. और जब उनको इसे कॉम्प्लिकेट करना होता है तो वो क्या करेंगे? फिर केस सिनेरियो के फॉर्म में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे. सो दीज आर द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यू हैव टू सी. ठीक है, जैसा मैंने आपसे कहा कुछ प्रिकॉशंस लेना है. वन एंड ओनली वे टू स्कोर एक्सेलेंट एंड एक्सेप्शनल इज टू फॉलो C+C, मीन्स कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट. याद हो गया होगा. एबिलिटी टू राइट टू एक्सप्रेस योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इज द की. याद रखना आपके पास क्या नॉलेज है क्या अंडरस्टैंडिंग है बेकार है तब तक जब तक आप इसे लिख नहीं पा रहे हो. क्या मैं गलत कह रहा हूँ क्या? सर आप कभी गलत कहते हो? मैं कभी गलत नहीं कहता. आप बहुत जानते हो, बहुत अच्छी बात है, लिख ही नहीं पा रहे हो, मार्क्स ही नहीं मिलेगा, है ना. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है हम एग्जाम क्लियर करके फाइनल में जाए, बात खत्म, है ना. और किसी भी एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि हम अपना एग्जाम क्लियर करें और आगे बढ़े, है ना. और जाहिर सी बात है उसके लिए आपका कंटेंट पे कमांड होना चाहिए. और आप अपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को लिखोगे कैसे? दिस एबिलिटी नीड टू बी डेवलप्ड. और ये आता है जब आप कंटेंट को थॉरोली पढ़ते हो. तो आप क्लास में करने जा रहे हो, चिंता मत करो. हेडिंग्स एंड मेन पॉइंट्स विल गिव यू एज ओवर अदर्स. याद रखना हमने इंस्टीट्यूट के ही हेडिंग्स और मेन पॉइंट्स को यूज करना है. उसको लिखेंगे हम अपने तरीके से, सही लिखेंगे. लेकिन और एक बात पता है आपको, जिस पैटर्न में मैं आपको समझाऊंगा उसी पैटर्न में अगर आपने लिख दिया तो आपका आंसर सजेस्टेड से मैच कर जाएगा. तो आपने करना क्या है? हेडिंग्स और मेन पॉइंट्स, जो आपके हेडिंग्स और की पॉइंट्स जो होते हैं ना, की बुलेट पॉइंट्स जिसको बोलो, इस पे खास ध्यान रखना है. राइट, वो हमें सेम रखना है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे. क्लैरिटी ऑफ आंसर इज एसेंशियल. नेवर राइट एनीथिंग वैग. कभी कभी होता है ना, क्वेश्चन है हमने सोचा चलो लिख देते, राइट. होता है ना ऐसा. तो ऐसा है ना, ये ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है बेटा, गड़बड़ हो जाएगा. बीकॉम का एग्जाम थोड़ी है रात में पढ़े सुबह जाके लिखा है, क्या लिख के आए खुद भी नहीं पता होता. एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते निकलते सारा आंसर भूल जाते हैं. क्या लिखा था पता ही नहीं है, लेकिन लिखा तो था, है ना. खूब सारा लिखा था, पूरी हमने आंसर शीट भर दी. यहाँ ऐसा नहीं चलेगा. और वेग तो बिल्कुल भी नहीं लिखना. वेग तो बिल्कुल, वो जो होता है ना, जो स्पेलिंग लिखते वक्त हम कहते हैं, मान लो कि किसी को ब्रिलियंट का स्पेलिंग नहीं मालूम है तो वो क्या करता है, लास्ट में ऐसे खींच दिया. समझने वाला समझ लेगा ब्रिलियंट ही तो लिख रहा था, आगे पीछे पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा. तो ये काम नहीं करने का इधर. तो मैं सिर्फ स्पेलिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपका आंसर भी कभी कभी आप ऐसे घसीटते हो, ज़्यादा लिखते हो, वेग लिखते हो, क्लैरिटी नहीं होती, मार्क्स नहीं मिलेगा. बचना है इससे. रिवीजन हैज नो ऑल्टरनेटिव, सो नेवर ट्राई टू फाइंड वन. रिवीजन का कोई विकल्प नहीं है ना. पेपर का नाम भी नहीं पता होता तो कई बार, बिल्कुल सही बात है ना. तो रिवीजन जो है, रिवीजन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है. रिवीजन निश्चित रूप से हमें करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है. यही टेंडेंसी आपकी रहनी चाहिए. हर एक क्लास के बाद आप क्या करो, उस क्लास को रिवाइज करो. हर एक क्लास के बाद आप उस क्लास को क्या करो, रिवाइज करो. ठीक है, चलो लेट अस बिगिन. ठीक है, चैप्टर 1 को शुरू करने से पहले, ठीक है, क्या हमारे सब्जेक्ट का नाम है? तो बालक हमारे सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, है ना. धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. और धीरे धीरे कोई मकान जब आप बनाते हो तो बिल्डिंग ब्लॉक्स रखते हो ना, पहले पहले फाउंडेशन रखते हो, फिर धीरे धीरे उस पर आप बिल्ड करते हो. ऐसा तो नहीं करते ना कि एक ही दिन मतलब आप सारे मजदूर लगा के और लाख मजदूर ले आए और एक ही दिन में घर बना दिया. ऐसे तो नहीं करते. घर टिकेगा भी नहीं, सुबह से गिर जाएगा, ये होगा ना. तो क्या करना है हमारे को? धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करनी है. जटिलता बढ़ेगी. जो अब आपका सिलेबस है ना, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत ही डेप्थ में है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, मेजॉरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत ही डेप्थ में है. तो पहले से क्या डेप्थ बढ़ा है? हाँ बढ़ा है. पहले से डेप्थ बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है. पहले से ज़्यादा समझेंगे हम बिजनेस को. यस, आप पहले से ज़्यादा समझ पाओगे बिजनेस को बाय गोइंग थ्रू दिस सब्जेक्ट, है ना. तो देखो हमारे पास 2 टर्म का कॉम्बिनेशन होता है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले नाम लिख दिया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, है ना. और इसके नीचे लिख दो सब माई टारगेट. और बड़ा फटाफट बताओ तो मेरे को कौन कितना लिख रहा है माई टारगेट. ये बड़ा बहुत ज़रूरी है. किसी भी प्रोसेस को शुरू करने से पहले, किसी भी प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जेक्टिव सेटिंग. किसी भी प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जेक्टिव सेटिंग. तो हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव सेटिंग कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं?
ऑब्जेक्टिव सेटिंग कर रहे हैं, बताओ माई टारगेट, कौन कितना टारगेट ले रहा है। अब बहुत सारे फालतू टॉपिक से भी मुक्ति मिली है एसएम में, बहुत सारे फालतू टॉपिक से मुक्ति मिल गई है, बहुत सारे फालतू टॉपिक्स को हटा दिया गया है, तो वो भी आप इंजॉय करोगे। ठीक है, डिटेल्ड सिलेबस, आपका एक टेलीग्राम ग्रुप बन रहा है, उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैं डिटेल्ड सिलेबस शेयर कर दूंगा, उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना, है ना। कल तक आपका नंबर ऐड हो जाएगा इस ग्रुप टेलीग्राम में, तो आप ज्वाइन कर लेना उस ग्रुप को। ठीक है, डिटेल्ड सिलेबस मैं भेजूंगा, उस डिटेल्ड सिलेबस को आपको क्या करना है, एक बार गो थ्रू कर लेना है। एसएम के चैप्टर वाइज का एक एक कॉन्सेप्ट मेंशन होगा, और एडिशन और एग्जिस्टिंग करके मैं मेंशन करूंगा, अब तो आपको पता ही है कोडिंग, तो एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, तो आपको और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगा। यहाँ तो मैंने कुछ टॉपिक्स को मेंशन नहीं किया, रिलेशंस को खास करके मैंने इंपॉर्टेंस यहाँ नहीं दी थी। तो व्हाट इज योर टारगेट, तो योर टारगेट शुड बी 45 प्लस, बिल्कुल सही। कितना टारगेट होना चाहिए, 45 प्लस। 60 का टारगेट रखा है इसने, है ना। हाँ जी बालक राहुल, 60 का टारगेट रखोगे, मैं समझ रहा हूँ, है ना। खुराफाती दिमाग चलना शुरू हो गया। तो एफएमएसएम का टारगेट 60 का बिल्कुल मत रखना बालक। क्यों रखोगे आप एफएमएसएम का टारगेट 60 का? अरे एफएम में बुरे से बुरे 40 तो स्कोर कर ही लोगे ना, बुरे से बुरे हालत में। और क्या आप एसएम में सिर्फ 20 नंबर चाह रहे हो, है ना। टांग दूंगा पंखे पे उल्टा और स्विच कर दूंगा ऑन, ऐसी गंदी बातें नहीं करनी दोबारा। तो माय टारगेट इज वेरी सिंपल, कितना रखो, 45 प्लस का टारगेट रखिए आप एसएम में, अपने नोटबुक पे मेंशन करना शुरू करो एंड पुट योर माय टारगेट एज 45 प्लस। इतने का टारगेट हमें लेके चलना है कि हमें इतना स्कोर करना है एसएम में। नाउ सी दिस, इस सब्जेक्ट के नाम में दो वर्ड हैं, स्ट्रैटेजिक और मैनेजमेंट। सिंप्लीफाई करते हैं हम, क्या करेंगे अभी, सिंप्लीफाई करते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है बताओ तो मेरे को, मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज मैनेजमेंट? तो हम कहते हैं, एक बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है सर, बचपन से पढ़ते आए हैं, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर, आर्ट्स ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर, डन बाय अदर्स, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर, दूसरों से काम करवा लेना ही मैनेजमेंट है। अब इस विवाद में मत आना फिर कि सर मैनेजमेंट इज आर्ट एज वेल एज साइंस, तो कोई बात नहीं, है ना। उसको क्या करेंगे अभी हम इग्नोर करके चलेंगे। एक छोटा सा हमने डेफिनेशन बना दिया, गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स इज बेसिकली मैनेजमेंट, गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर इज बेसिकली मैनेजमेंट। एंड समवन जो ये करता है, समवन जो ये करता है, जो दूसरों से काम करवा लेता है ना, जो दूसरों से काम करवा लेता है, उसको हम क्या बुलाते हैं, तो हम बोल देंगे सर हम उसे बुलाते हैं मैनेजर। तो मैनेजर वो है who ensure that things are being done by others। मैनेजर कौन होता है, मैनेजर वो होता है जो ये इंश्योर करता है कि भाई काम करवाया जा रहा है, काम हम करवा पा रहे हैं दूसरों से, सो दैट व्हाट द मैनेजर इज। कोई 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 डाउट नहीं है ना इसमें। व्हाट इज मैनेजमेंट? तो फर्दर वी से डूइंग राइट थिंग्स इन राइट मैनर, डूइंग राइट थिंग इन राइट मैनर, सही काम को सही तरह से करना इज व्हाट मैनेजमेंट, डूइंग राइट थिंग इन राइट मैनर। ठीक है, तो डूइंग राइट थिंग इन राइट मैनर मतलब सही काम को सही तरह से करना इज व्हाट मैनेजमेंट। अच्छा कौन बताएगा मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय डूइंग राइट थिंग? जल्दी बोलो, थोड़ा सा एक्टिव रहो। मैंने बोला था ना मोनोलॉग मत कर देना, मोनोलॉग नहीं करना है, क्या रखना है इसको, डायलॉग। गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर इज मैनेजमेंट एंड समवन हु इज डूइंग दैट थिंग इज बेसिकली व्हाट, समवन हु इज मैनेजिंग इज मैनेजर। तो हम क्या कह देते हैं, मैनेजर के। तो डूइंग राइट थिंग का मतलब क्या हुआ, ये मेरा सवाल था और अभी तक आप लोगों का जवाब नहीं आया। आप कहते हैं डूइंग राइट थिंग का मतलब हुआ सही काम करना, और सही काम करना इज बेसिकली कंसर्न्ड विद डिसीजन। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, सही काम करने का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट डिसीजन, सही निर्णय लेना, है ना। एंड इन राइट मैनर का मतलब क्या हुआ, इन राइट मैनर का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा सही डिसीजन है उसका क्या होना चाहिए, उसका होना चाहिए प्रॉपर एग्जीक्यूट, उसका क्या होना चाहिए, उसका होना चाहिए प्रॉपर एग्जीक्यूट, क्या होना चाहिए, प्रॉपर एग्जीक्यूशन। तो डूइंग राइट थिंग्स मतलब राइट डिसीजन, इन राइट मैनर मतलब प्रॉपर एग्जीक्यूशन। अब अंकित क्या कहना है, सीसी लगा दे, हाँ बिल्कुल लगा दो, बात तो सही है, उसी की बात हो रही है। तो राइट डिसीजन executed in right manner, proper execution and right decision, both are very very important,
इफ द डिसीजन इज राइट एंड यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इट प्रॉपरली, अगर आपका निर्णय सही है लेकिन आपने इसको सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जैसे देखो फॉर एग्जांपल, आपका निर्णय सही था कि आपने फास्ट ट्रैक को ज्वाइन किया, नो मैटर व्हाट 25% 30% चेंज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ज्वाइन किया, यू आर कॉन्फिडेंट और आपका डिसीजन बिल्कुल सही है, 100% सही है, तभी ये फास्ट ट्रैक बैच है। क्या हो अगर आप इसको सही तरह से एग्जीक्यूट ना करो? सही तरह से एग्जीक्यूट ना करने का मतलब हुआ, देखो कई सारे कलाकार आज जो हैं एब्सेंट हैं, अब वो एब्सेंट नहीं होंगे, अब वो चैट में नहीं है ना, उनको चैट में नहीं रहना। तो अगर आप चैट में नहीं है, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो क्लैरिटी थोड़ी कम होगी, है ना, ये तो होता ही है। तो जाहिर सी बात है, या फिर वो सोचेंगे हम बैकअप में देख लेंगे, 100% बैकअप तो हम अपनी सहूलियत से देख लेंगे। और जब आप सहूलियत से देखने की बात करोगे तो सहूलियत तो असली दुश्मन है ना, वो तो बवाल करता है, हम जानते हैं इस बात को। एग्जीक्यूशन भी सही होना चाहिए, डिसीजन इज करेक्ट, एग्जीक्यूशन नीड टू बी ऑल्सो प्रॉपर। तो देखो राइट डिसीजन एंड हम कहते हैं वीक एग्जीक्यूशन, तो क्या होगा? फेलियर। राइट डिसीजन एक्सलेंट एग्जीक्यूशन तो सक्सेस, रॉन्ग डिसीजन गुड एग्जीक्यूशन फेलियर, एंड रॉन्ग डिसीजन एंड बैड एग्जीक्यूशन हम कहते हैं इसमें भी फेलियर। एक ही कॉम्बिनेशन है जहां आपको सक्सेस मिलेगा कि आपका डिसीजन भी सही होना चाहिए और आपका एग्जीक्यूशन भी सही होना चाहिए। दिस इज व्हाट द मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। डूइंग राइट थिंग्स इन राइट मैनर इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अबाउट गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर, राइट। लेकिन जरा गौर करो आप, जहां आप मैनेजमेंट में ये कहते हैं डूइंग राइट थिंग इन राइट मैनर, वही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कुछ और ही कहता है। स्ट्रैटेजी क्या कहता है पता है आपको? स्ट्रैटेजी कहता है कि जो सही है वो तो सब कर रहे हैं, तुम अलग क्या कर रहे हो। स्ट्रैटेजी कहता है कि जो सही है वो तो सब कर रहा है, डूइंग राइट थिंग्स इन राइट मैनर, तो सबको पता है अच्छा रॉ मटेरियल चाहिए, सबको पता है लो कॉस्ट में प्रोडक्शन करना है, सबको पता है कि भाई अच्छा कॉम्पिटेंट लेबर चाहिए जिसको आता हो, ट्रेनिंग व्रेनिंग देके उसको तैयार करो, सबको पता है प्रोडक्ट बनाओ, है ना, सबको पता है वेयर हाउसिंग कैसे होती है, सबको पता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, सब जानते हैं सेल कैसे होता है, सब जानते हैं मार्केटिंग कैसे होता है, सबको पता है सर्विस देना है, राइट। ये तो सब कर रहे हैं, ये तो सब कर रहे हैं, आप क्या अलग कर रहे हो, राइट। तो आप क्या अलग कर रहे हो कि आप में और दूसरों में डिस्टिंक्शन आएगा, क्योंकि जो काम आप करने की बात कर रहे हो वो तो सब कर रहे हैं और यही बिजनेस है। तो जिस तरह का बिजनेस है, जिस नेचर का बिजनेस है, अकॉर्डिंगली एवरी कंपनी इज वर्किंग। हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड हाउ यू आर यूजिंग योर रिसोर्सेज डिफरेंटली देन अदर्स। तो सबके पास वही है, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, सबके पास वही है। किसी के पास रिसोर्स थोड़ा कम है, किसी के पास रिसोर्स थोड़ा ज्यादा है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप क्या देखते हो? आप कई बार ऐसा देखते हो कि जिसके पास रिसोर्स कम है वही बब्बर शेर निकल गया, उसी ने बड़ी कंपनी को चैलेंज कर दिया और जीत भी गया। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आप देख लोगे। व्हाई इट हैपेंस? इसका मतलब वो छोटी कंपनी होती है भी, उसने अपने रिसोर्सेज को सही तरह से इस्तेमाल किया। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या स्ट्रैटेजी कहता है बेसिकली कि बालक ऐसा है कि जो जो आप कर रहे हो ना वो तो सब कर रहे हैं। What you have to do is avoid mistakes. क्या करना है? Avoid mistakes. क्या किससे बचना है? किससे बचना है? तो आप कहते हो सर avoid mistakes. किससे बचो? Mistakes से बचो। किससे बचो? Mistakes से बचो। और आपके भी सर्कल में जो भी बच्चे हैं, आपके दोस्त वगैरह, उन सबको भी बता देना बैच इज ऑन, है ना। इफ दे विश टू ज्वाइन दे में ज्वाइन, राइट। वो क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं, टाइमिंग आपको पता है, राइट। आज से स्टार्ट है, जितना लेट ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा छूटेगा, उतना ज़्यादा बैकअप लेना पड़ेगा, राइट। सो इफ एनीबडी विश टू ज्वाइन दे में ज्वाइन। अवॉइड मिस्टेक, ठीक है, क्या करना है? मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। स्ट्रैटेजी हमें यही कहता है, क्या कहता है? जो जो सब कर रहा है वो करके क्या करोगे? गलतियां मत करो। क्या मत करो? गलतियां मत करो। क्या मत करो? गलतियां मत करो। गलतियां मत करो। दिस इज व्हाट द स्ट्रैटेजी सेज अबाउट। अब देखो स्ट्रैटेजी जो टर्म है ना, यहाँ हमारा एक गोल्डन रूल है, आपने पढ़ा हुआ है तो आपको याद होगा। किसी को याद है गोल्डन रूल? एक गोल्डन रूल हम बनाते हैं स्ट्रैटेजी का। किसी भी वर्ड से पहले, किसी भी टर्म से पहले अगर स्ट्रैटेजी टर्म आता है, यहाँ मैनेजमेंट से पहले आया है। मैनेजमेंट इंडिविजुअली क्या है वो हमने सीख लिया। मैनेजमेंट इंडिविजुअली ये है, और मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं है, ये भी हमने बोल दिया। हमने कहा दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैनेजमेंट जहां कहता है डूइंग राइट थिंग्स इन राइट मैनर, वही
स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो कुछ और ही बात कर रहा है, ये तो कह रहा है कि जो सही काम को सही तरीके से तो सब कर रहे हैं, तुम क्या अलग कर रहे हो, तुम कौन सी गलती अवॉइड कर रहे हो। बाकी लोग जो गलतियां कर रहे हैं, अगर तुमने वो गलती अवॉइड कर दी तो तुम बाकी से अलग हो जाओगे। बात आ रही है समझ में? बाकी लोग जो गलतियां कर रहे हैं, अगर तुमने उन गलतियों को अवॉइड कर दिया तो तुम भीड़ से अलग हो जाओगे और तुम बन जाओगे यूनिक। क्या बनोगे? यूनिक। तुम्हारे पास होगा दूसरों पे एडवांटेज, और ये दूसरे कौन है? ये दूसरे मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो हमारे पास होगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिशन। तो वंस यू गेट द एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिशन, यू बिकम नंबर वन इन द मार्केट प्लेस। अपने मार्केट सेगमेंट में आप नंबर वन, है ना? अब एक बात और हमें बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रखना है, अभी से ही उसको दिमाग में रखो, याद रखना। स्ट्रैटेजी कहता है, स्ट्रैटेजी कहता है कि नो वन कैन बी बेस्ट। आप बेस्ट नहीं हो सकते, बेस्ट नहीं है, कोई भी बेस्ट नहीं होता। आप कार बनाते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी सबको पसंद आएगी, इट्स नॉट पॉसिबल। आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, आप किसी भी प्रोडक्ट में ये नहीं कह सकते आई एम द बेस्ट। बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, वो नहीं होने वाला है। बिकॉज कस्टमर्स के नीड्स एंड प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, अकॉर्डिंगली दे लुक फॉर द प्रोडक्ट। उसी के हिसाब से वो प्रोडक्ट को चूज करते हैं, उसी के हिसाब से वो प्रोडक्ट को देखते हैं। तो अगर आप कहते हो ना कि आई एम द बेस्ट, तो ये गलत है। स्ट्रैटेजी कहता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कहता है कि भाई कोई भी बेस्ट नहीं हो सकता। आप क्या हो सकते हो? तो आप बन सकते हो क्या? यूनिक। आप क्या बन सकते हो? यूनिक बन सकते हो अपने मार्केट सेगमेंट के लिए। जैसे आपने कहा कोई इलीट क्लास है, बहुत पैसा है उनके पास, अपर क्लास है, तो अपर क्लास के लिए BMW, अपर क्लास के लिए मर्सिडीज, अपर क्लास के लिए लेट्स से ऑडी। और आपने कहा उससे छोटा अगर मिड सेगमेंट में चले जाए, मिड क्लास की बात करें, मिड अपर क्लास की बात करें खास करके, तो फिर आप बोलोगे फिर नेक्स्ट टायर ऑफ कार्स में चले जाते हैं। स्कॉर्पियो की बात कर लो, आप हुंडई की गाड़ियों की बात कर लो, होंडा की गाड़ियों की बात कर लो, छोटे प्राइसिंग में, है ना, 10-12 लाख तक के रेंज में। तो ये उनके लिए वो गाड़ियां बेस्ट हो जाती है। तो अब आप मिडिल क्लास से पूछोगे कि तुम्हारे लिए BMW बेस्ट है क्या, बोलेगा नहीं मेरे को वो नहीं चाहिए, मुझे तो बस i20 मिल जाए काफी है मेरे लिए। तो चॉइसेस क्या होते हैं? डिफर करते हैं। तो आप अपने सेगमेंट के लिए क्या बन सकते हो? यूनिक बन सकते हो। और यूनिक बनने के लिए आपको क्या अवॉइड करना होगा? मिस्टेक्स को अवॉइड करना होगा। नोकिया ने सोचा था क्या कि वो बेस्ट है ना? नोकिया की, है ना? तो नोकिया बड़ा कंट्रोवर्शियल है, अभी बात करेंगे उसके बारे में, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द गोल्डन रूल। ये तो समझ में आ गया है। मैनेजमेंट कहता है डूइंग राइट थिंग्स इन राइट मैनर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहता है अवॉइड मिस्टेक। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहता है अवॉइड मिस्टेक्स, बिकम यूनिक। यू कैन नॉट बी बेस्ट, इफ यू आर यूनिक यू कैन इजीली बिकम नंबर वन। नंबर वन मतलब विन, जीत गए आप, है ना? इट्स ऑल अबाउट बैटल, इट्स ऑल अबाउट अ बैटल, इट्स ऑल अबाउट अ वॉर, वॉर इन बिजनेस, वॉर ऑफ बिजनेस, फाइटिंग अमॉन्ग कॉम्पिटिटर्स टू बिकम नंबर वन। और वो फाइट को हम कैसे मैनेज करें, उस फाइट को हम कैसे जीते, उसी को आप बेसिकली कहते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, है ना? तो गोल्डन रूल क्या याद रखना है? किसी भी वर्ड से पहले, किसी भी टर्म से पहले, बिल्कुल सही आकृति, किसी भी टर्म से पहले अगर स्ट्रैटेजी वर्ड लिखा हुआ है, किसी भी टर्म से पहले स्ट्रैटेजी वर्ड लिखा है, टर्म के बाद स्ट्रैटेजी वर्ड लिखा है, या सिर्फ स्ट्रैटेजी वर्ड लिखा हो, तो तीन चीजें जरूर होंगी विदाउट एक्सेप्शन। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये तीन चीजें निश्चित रूप से होंगी। और ये हमारा होगा स्ट्रैटेजी का गोल्डन रूल। यहीं से पढ़ना करेंगे शुरू। ये हमारे स्ट्रैटेजी का क्या हो जाएगा? गोल्डन रूल। पहला, अगर कहीं स्ट्रैटेजी टर्म है तो इट इज कंसर्न्ड विद टॉप मैनेजमेंट। हमेशा याद रखना कि अगर कहीं स्ट्रैटेजिक टर्म है, स्ट्रैटेजी वर्ड है, इसका मतलब इट इज कंसर्न्ड विद टॉप मैनेजमेंट। ये किससे कंसर्न्ड है? टॉप मैनेज। अभी मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा। जादू देखना है? पहले हाँ बोलो फिर मैं आगे, अगर हाँ नहीं बोलोगे तो नहीं दिखाऊंगा। जादू देखना है आप लोगों को? मैजिक, मैजिक, मैजिक समझते हो? जादू समझते हो? जादू देखना है? आप पहले हाँ बोलो, फिर पहले हाँ बोलो, बोलो यस, जादू देखना है, जल्दी बताइए। नहीं, आप रिप्लाई नहीं करोगे 2-3 सेकंड तक, फिर नहीं दिखाएंगे। हाँ, कोई ना बात, दिखना है ना जादू? अभी दिखा दो। इट इज कंसर्न्ड विद टॉप मैनेजमेंट, पहला रूल। इफ इट इज स्ट्रैटेजी, इफ इट इज स्ट्रैटेजिक,
then it is certainly concerned with top management without any exception. कोई एक्सेप्शन नहीं है। याद रखना मैं कह रहा हूं कंसर्न्ड विथ। वर्ड क्या यूज कर रहे हैं हम वर्ड यूज कर रहे हैं कंसर्न्ड विथ, है ना, कंसर्न्ड विथ, राइट। कोई अगर अनपढ़ बालक कह दे, बालक अनपढ़ कहना गलत होगा, है ना, कोई अगर अनपढ़ इंसान ऐसे बोल दे, अनपढ़ भी सही नहीं होगा, एरोगेंट हो जाएगा, है ना सर। तो हम कहते हैं कोई अगर ले मैन अंग्रेजी में बोल दो, जिस चीज को हिंदी में बोलने में दिक्कत हो ना उसको अंग्रेजी में बोल दो, है ना। तो अंग्रेजी के वर्ड जो होते हैं ना, इतना आधे लोगों को तो पता ही नहीं चलता बोला क्या है। अगर किसी ले मैन को ये बोलोगे ना तो वो बोलेगा अरे ऐसा थोड़ी होता है, स्ट्रैटेजी है तो हमेशा टॉप मैनेजमेंट। आप बोलना मैं कह रहा हूं कंसर्न्ड, इट इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद टॉप मैनेजमेंट, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता। सेकंड, इट इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड, इट इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड। ये क्या होता है, हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। और याद रखना फ्यूचर ओरिएंटेड है तो फिर से कोई लेमैन बोलेगा कैसी बातें कर रहे हो, स्ट्रैटेजी में शॉर्ट टर्म प्रिंसिपल्स नहीं आते क्या, स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म की बात नहीं करता क्या, तो क्या बोलोगे बताओ। फिर से ये लेमैन आ गया, बोलता है कि कैसी बातें कर रहे हो, शॉर्ट टर्म नहीं आता क्या इसमें, तो क्या बोलोगे आता है ना गुरु, आता है ना। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ नहीं आता, दोनों आते हैं, शॉर्ट टर्म भी आते हैं लॉन्ग टर्म भी आते हैं, बट इट इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड। Strategy evolves over period of time. Strategy evolves over period of time. Strategy को अपने रंग में आने में समय लगता है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं करता है ये, लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस की बात करता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की बात करता है। फ्यूचर में इसका इंपैक्ट हमारे को देखने को मिलता है। इट्स नॉट फॉर शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं है। तो व्हाट वी से, इट इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड। ये हमेशा क्या होता है, फ्यूचर को ओरिएंटेड होता है। ये हमारा हो गया सेकेंड रूल। आ जाओ थर्ड, it involves entire organization, it involves entire organization। हम बोलेंगे ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। it involves entire organization, it involves entire organization, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है ना, इम्पैक्ट इन्वॉल्व करता है। ठीक है, ये हमारे तीन क्या हो गए, गोल्डन रूल हो गए। 4 बार बोल लो, दिमाग में याद हो जाना चाहिए। इट इज कंसर्न विद टॉप मैनेजमेंट, इट इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड, इट इन्वॉल्व्स एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जैसा मैंने कहा कहीं भी टर्म स्ट्रैटेजी आएगा तो इसका कोई वायलेशन नहीं है। ठीक है, अब दिखाता हूं मैं आपको मैजिक। देखना है मैजिक, आपने कितना पढ़ा है अभी तक। आप बोलोगे सर अभी तो कितना टाइम हुआ है, हमने 1 घंटा 1.25 घंटा पढ़ा है। 1.25 घंटा में आपने तो 40 मिनट तो आपने सिलेबस का ही ज्ञान दे दिया, है ना। पढ़ा कहाँ है हमने, पढ़ा तो कुछ है नहीं अभी तक, थोड़ा बहुत पढ़े। अब सिलेबस का ज्ञान भी वैसे जरूरी था, है ना, बहुत जरूरी था, तो वो भी जरूरी था, तो उस वहाँ भी थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ और यहाँ भी थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन क्या इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कि आप 20 चैप्टर के क्वेश्चंस को बताना शुरू कर दो, उसका आंसर देना शुरू कर दो, ये तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है ना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टेल मी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 1, यही है मैजिक। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रेटेजिक डिसीजन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रेटेजिक डिसीजन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रेटजी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रेटजी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैन यू आंसर। आप बोलोगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग से पहले क्या आया, स्ट्रेटजी का आया, क्या बोलेंगे, गोल्डन रूल। स्ट्रेटेजिक डिसीजन, डिसीजन से पहले क्या आया, स्ट्रेटजी का आया, क्या बोलेंगे, गोल्डन रूल। स्ट्रेटजी इटसेल्फ, क्या बोलेंगे, गोल्डन रूल। अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में आप कुछ जानते हो, तो आप क्या बोलोगे, अभी तक तो आपने कुछ नहीं पढ़ाया, लेकिन मैनेजमेंट से पहले स्ट्रेटेजिक वर्ड आया है, तो एक बात तो हमें पता है, क्या, गोल्डन रूल। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट, है ना। अब पे क्या लगेगा, गोल्डन रूल लगेगा, है ना। तो 4 ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके सिलेबस, तो 4 क्वेश्चन को आप इसी से सॉल्व कर दो। एग्जैक्टली यही नहीं है, ये तो मैंने एग्जांपल में लिया आपसे। 4 क्वेश्चन को आप इसी से सॉल्व कर दो। आप देखना, मैं आपको याद दिलाऊंगा, गोल्डन रूल याद है, और गोल्डन रूल को लगाना शुरू करो। और जैसे आप गोल्डन रूल को अप्लाई करना शुरू करोगे, आप देखोगे इन्हीं पॉइंट से मैं आपको मल्टीपल पॉइंट निकाल के दिखाऊंगा, और बहुत आसानी से आपका कंटेंट तैयार रहेगा अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट।
So this is what the strategy and management is all about. Management is doing right things in right manner, and strategy is basically it is concerned with top management. It is always future oriented and it involves entire organization. ठीक है, तो इतना तो काफ़ी है हमारे लिए फिलहाल समझने के लिए. हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 को. देखो बालक, अब कुछ बच्चे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, लॉगिन वॉगिन का इशू आ रहा है ना. ये हमारे को पता है एक बच्चे का, क्योंकि वो ग्रुप में एडेड है तो उन्होंने ग्रुप में मैसेज किया, राइट. तो आप लोगों की परमिशन से आई वुड लाइक टू स्टॉप द क्लास हियर. आज हम क्या करते हैं, आज हम रोक देते हैं, करेक्ट. हम चैप्टर को स्टार्ट नहीं करें. टूटेगा अगर बच्चों का तो आपको, जैसा मैं कह रहा था आपको, कि बैकअप के भरोसे नहीं रहना. बैकअप के भरोसे में बिल्कुल भी नहीं रहना, राइट. हमें कोशिश करनी है कि हम क्या करें, क्लास को लाइव में करें. ठीक है, आपका बैच कंटिन्यू रहेगा. आपका बैच कंटिन्यू रहेगा सेम टाइम में. 7:30 में हम रोज स्टार्ट करेंगे इसको. 7:30 टू 9:30 हमारी टाइमिंग होगी. ठीक है, और शार्प 7:30 से स्टार्ट हो जाया करेगा. तो आपको इसी टाइम में अवेलेबल रहना है. और आपका बैच जो चलेगा वो चलेगा मंडे टू सैटरडे. ठीक है, आप में से जिनको बुक अगर अभी तक नहीं मिली है तो आपका काम है ऑफिस फ़ोन करके क्या मंगा लेना, पीडीएफ मंगवा लेना. कम से कम आपके पास पीडीएफ होना चाहिए कम से कम आपके स्क्रीन पे, ताकि आप मेरे साथ साथ उसको क्या कर सको, देख सको. क्लास नोट्स अगर सेपरेटली नहीं लिया तो क्लास नोट्स ले लो. कम से कम 2 कलर का पेन रखना. अगर बुक पे काम कर रहे हो तो बुक पे ही मार्किंग करते हुए चलना. अगर क्लास नोट्स, अगर बुक आपके पास नहीं है तो फिर आप फिलहाल क्लास नोट्स पे ही करना, बुक पे बाद में मार्किंग करना. तो आपको दोनों मटेरियल पे एक साथ काम करना है. बुक पे भी मार्किंग होती रहेगी और आपका क्लास नोट्स, समरी नोट्स पे क्या होता रहेगा, बनता रहेगा, राइट. एसएम का मैं आपको एक वर्कशीट भी दूंगा. वर्कशीट कहने का मतलब चार्ट बुक. एसएम का मैं आपको चार्ट बुक भी दूंगा और केस सिनेरियो की बुक भी दूंगा. दोनों ही आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिले. तो चार्ट बुक इज़ इन फाइनल फेज. चार्ट बुक में बहुत कुछ ऐड, एडिशन, डिलीशन हुआ है. वो फाइनल फेज में विद इन 7 days वो आप लोगों को डिलीवर हो जाए. ठीक है, एज फार एज केस सिनेरियो बुक इज कंसर्न, वो भी आप मान के चलो 7 to 10 days में वो भी आपको डिलीवर हो जाएगा. फाइनल फेज में है, कुछ कुछ ऐड किए थे, वो कंप्लीट हो रहा है. वो जैसे ही कंप्लीट होता है वो आपको डिलीवर हो जाए. ठीक है, तो प्राइमरली आप, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये 2 बुक हैं आपके पास. ये आपका टेक्स्ट बुक हो गया. इसके अलावा वर्कशीट जाएगा और आपका जो क्वेश्चन बुक है एसएम का, वो क्वेश्चन बुक जाएगा आपको एसएम का, जिसमें आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे बहुत तरह के, और बहुत तरह के केस सिनेरियोज वगैरह होंगे जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, क्वेश्चंस आपको खुद करना होगा, राइट. वो मैं आपको गाइड करता रहूँगा. वी विल स्टॉप हियर टुडे, राइट, एंड टुमारो वी विल असेंबल एंड विल कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 1. ठीक है, कैसा लगा आपको आज का क्लास, बताओ मेरे को. समझ में आया है ना? एंजॉय किया आप लोगों ने? दैट विल बी इन द क्वेश्चन बुक ओनली. वो क्वेश्चन बुक में ही होगा, तो उसको आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लोगे. वैसे उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है, मैं आपको पहले ही बताऊंगा. कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो फटाक से सॉल्व होता है. लेकिन प्रैक्टिस तो मैं डेफिनेटली, मैं खुद कुछ मैं भी करवाऊंगा और कुछ आपको खुद भी करना होगा. ठीक है, करेक्ट. तो हम यहाँ रुकेंगे. कल मिलते हैं 7:30 और स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.